स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। पिछली क्लास में हमने कांग्रेस वाला चैप्टर पूरा कर लिया था। उसके ऊपर जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे वे भी हमने अच्छे से पूरे किए थे। आज की इस वीडियो में हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और आपका टॉपिक है कांग्रेस का गर्म दल और नरम दल। हम सभी जानते हैं कि कांग्रेस में भी दो दल थे, गर्म दल और नरम दल। इन दोनों पर हम चर्चा करेंगे, इनके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और इस पूरे चैप्टर को हम करेंगे। एक छोटा सा चैप्टर है ये आपका, तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न के साथ। महात्मा गांधी के पदार्पण से पूर्व भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा को निम्नलिखित में से किन अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं ने प्रभावित किया था। देखिए घटनाएं कौन कौन सी दे रखी हैं। पहली है 1898 के इटली अबीसीनिया युद्ध ने, दूसरी है चीन के बॉक्सर आंदोलन ने, तीसरी है आयरलैंड के क्रांतिकारी आंदोलन ने और चौथी है यहाँ पर रूस जापान के युद्ध में जापान की विजय ने। अब देखिए आपको ऑप्शंस दे रखे हैं यहाँ पर। ए केवल 1, 2 और 3, बी है केवल 1, 2 और 3, सी दे रखा है केवल 3 और 4 और ऑप्शन डी दिया गया है 1, 2, 3 और 4। और ये आपसे यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया है। तो देखिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 और 4। यदि यहाँ पर आप घटनाओं को देखें तो देखिए सबसे पहले आपको दे रखा है कि इटली और अबीसीनिया का युद्ध, इसमें क्या हुआ था। तो देखिए यह आपका 1898 में हुआ और इसमें क्या हुआ था, तो यहाँ पर इटली जो है उसकी हार हुई थी। इटली को अबीसीनिया ने हरा दिया था। इटली उस समय पर क्या था, एक औपनिवेशिक शक्ति हुआ करती थी इटली। फिर देखिए बाद में आपके चीन का बॉक्सर आंदोलन होता है। यह आपके 1900 के आसपास की बात है, जब चीन में साम्राज्यवादियों के विरुद्ध बॉक्सर आंदोलन चलाया गया था और वहाँ पर चीनी लोग विजयी हुए। फिर देखिए तीसरा है आयरलैंड के क्रांतिकारी आंदोलन ने, जो आयरलैंड में होम रूल मूवमेंट चलता है वह काफ़ी जो है यहाँ पर जो राष्ट्रीय आंदोलन हुआ भारत में उसको उसने काफ़ी इंस्पायर किया था। तो यह भी आपको याद रखना है। इसी से आपके होम रूल मूवमेंट जो था वह होम रूल आंदोलन वह यहीं से निकला था। आयरलैंड के होम रूल आंदोलन से ही वह क्या था, इंस्पायर्ड था। चौथा है रूस जापान के युद्ध में जापान की विजय। तो देखिए रूस अपने आप में उस समय भी एक बहुत बड़ी महाशक्ति थी और उस महाशक्ति को हराया था किसने, जापान जैसे एक छोटे से देश ने। यह 1905 में यह घटना हुई थी, रूस को हरा दिया था और एक बहुत ही शक्तिशाली शक्ति के रूप में सिद्ध हुआ था। उस समय जापान उभर करके आया था, क्योंकि जापान वाकई पूरे विश्व से कटा हुआ था और वहाँ पर सिर्फ क्या था, तो जब रूस हमला करता है जापान पर तो रूस ने युद्ध में जो है जापान रूस को हरा देता है। और ये सभी घटनाएं जो थी, इन्होंने जो भारतीय युवा थे या भारतीय जो लोग थे जो क्रांतिकारियों से जुड़े हुए थे या अन्य आंदोलनों से जुड़े हुए थे, उस जनमानस को काफ़ी प्रभावित किया कि यदि ऐसे छोटे देश भी यूरोपीय महाशक्तियों से लड़ सकते हैं, उन्हें हरा सकते हैं, तो हम भी यहाँ पर अंग्रेज़ों से लड़ करके उन्हें हरा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा को महात्मा गांधी के पदार्पण से पूर्व इटली अबीसीनिया युद्ध, जिसमें इटली की औपनिवेशिक शक्ति पराजित हुई। फिर देखिए बाद में 1899 से 1901 के दौरान चीन में साम्राज्यवादियों के विरुद्ध चलाए गए बॉक्सर आंदोलन तथा रूस पर जापान की विजय, इन सब ने प्रभावित किया। किंतु इनमें वर्ष 1905 में जापान की रूस पर विजय का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। जापान ने वर्ष 1905 में जारशाही रूस को हराकर स्वयं को सैनिक दृष्टि से एक शक्तिशाली यूरोपीय देश से श्रेष्ठ सिद्ध कर दिया था और इससे इस मिथ्या भ्रम का निवारण हो गया कि गोरी जाति के लोग अजेय हैं। इससे हमें एक यहाँ पर कॉन्फिडेंस मिला भारत के लोगों को कि हम भी यूरोपीय शक्तियों पर जीत सकते हैं। जैसे कि जापान जो एक एशिया में ही देश है और उन्होंने जैसे रूस को हरा दिया, तो हम भी इन यूरोपीय लोगों से जीत सकते हैं। एक जो भ्रम था कि यूरोपियों को कोई नहीं हरा सकता, वो भ्रम यहाँ पर टूट गया था। तो ये आपको कुछ फैक्ट्स याद रखने हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति थी। ऑप्शन है आपके पास, ए असहयोग, बी
राजवामबंद आंदोलन, सी अनुकूल प्रविघटन, या फिर ऑप्शन डी अविधेयक। इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी, राजवामबंद आंदोलन। यानी कि क्या हुआ, इसका अर्थ होता है कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन, यानी कि संवैधानिक रूप से विरोध करना। तो देखिए इसे हम आसान भाषा में समझें यदि, तो यह क्या होता है, यह होता है संवैधानिक रूप से विरोध। किस प्रकार से, तो देखिए ज्ञापन देना, बहुत ही शांतिपूर्वक ज्ञापन दे देना, इसके अलावा एप्लीकेशन वगैरह लिख के चीज़ें करना। तो इस प्रकार से क्या किया जाता था, इस प्रकार से नरम दल जो है वह अपनी पद्धति को अपनाता था, और गरम दल के जो लोग थे वे इसी पद्धति को भीख मांगने की पद्धति कहा करते थे। तो देखिए यहाँ पर हम यदि बात करें तो कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की प्रमुख पद्धति राजवामबंद आंदोलन यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन था, अर्थात प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी की मांग तथा जनता में राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न करना था। क्या था उनका, तो देखिए कौन सी पद्धति थी, उनकी पद्धति थी कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन की, यानी कि संवैधानिक रूप से विरोध करना, कोई हड़ताल नहीं करना। इसके अलावा यदि हम बात करें तो असहयोग नहीं करना, इस प्रकार की चीज़ें ना करके बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से सिर्फ ज्ञापन दे देना या फिर प्रार्थना पत्र के माध्यम से किसी चीज़ के लिए प्रार्थना करना, इस प्रकार की उनकी नीति थी। और उनका उद्देश्य क्या होता था कि प्रशासन जो है उसमें भारतीयों की भागीदारी बढ़े और जनता में राजनीतिक जागरूकता लाई जाए, ये उनका उद्देश्य था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ। ऑप्शन है आपके पास, ए स्वदेशी आंदोलन, बी भारत छोड़ो आंदोलन, सी असहयोग आंदोलन, या फिर ऑप्शन डी सविनय अवज्ञा आंदोलन। और देखिए यह आपसे यूपीएससी प्रीलिम्स में भी पूछा जा चुका है। तो देखिए इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, स्वदेशी आंदोलन। अब यदि हम इसकी बात करें तो देखिए होता क्या है, जब 1905 में कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन किया जाता है तो काफ़ी इसका विरोध होता है बंगाल विभाजन का। उसके लिए कांग्रेस में जो गरम दल और नरम दल थे, सिर्फ उनका नाम था, कोई अलग दो धड़े नहीं थे, कांग्रेस एक ही थी। लेकिन जो विरोध करना था बंगाल विभाजन का, उसको लेके दोनों में काफ़ी मतभेद थे। जो आपके नरम दल के लोग थे वे, उनका कहना था कि हम क्या करेंगे, हम जो ये आपका आंदोलन होगा इसके विरोध में, बंगाल विभाजन के आंदोलन में, उसे सिर्फ और सिर्फ बंगाल में ही रखा जाए और किसी भी चीज़ को हम ऐसे ना करें कि उसे बहिष्कार कर दें या सिर्फ बहिष्कार करें लेकिन असहयोग ना करें। ये नरम दल का मानना था। लेकिन गरम दल का कहना था कि हम बंगाल तक ही सीमित ना रखकर देश के अन्य हिस्सों में भी हम इस आंदोलन को चलाएंगे। कौन से को, स्वदेशी आंदोलन को, जो कि बंगाल विभाजन के विरोध में लॉन्च किया गया था। और इसके अलावा हम क्या करेंगे, तो गरम दल का कहना था कि हम विदेशी माल का बहिष्कार करेंगे और इसके साथ साथ में जो सरकार है उसका पूरी तरीके से असहयोग करेंगे, किसी भी कार्य में सहयोग नहीं किया जाएगा। ये इनका मानना था गरम दल का। तो इसको लेकर गरम दल और नरम दल जो हैं, इन दोनों में काफ़ी मतभेद हो गए और यही कारण बना इन दोनों के अलग अलग हो जाने का और कांग्रेस के विघटन हो जाने का, यही कारण बनता है। तो देखिए यहाँ पर अब हम चर्चा कर लेते हैं इसकी। तो स्वदेशी आंदोलन तथा विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार से बंगाल से बाहर प्रसार को लेकर कांग्रेस के उग्रपंथी तथा नरम दल या नरमपंथी धड़ों के मध्य मतभेद व्याप्त था। गरमपंथी आंदोलनकारी क्या चाहते थे, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को बंगाल तक ही सीमित ना रखकर उसे देश के अन्य हिस्सों तक भी पहुंचाना चाहते थे। वे केवल विदेशी माल के बहिष्कार से ही संतुष्ट नहीं थे, बल्कि वे चाहते थे कि अंग्रेजी हुकूमत को किसी भी तरह का सहयोग ना दिया जाए। तो देखिए यहाँ पर क्या है, जो हमने आपको बताया, जो आपका नरम दल था कांग्रेस का, वह क्या चाहता था, वह चाहता था कि स्वदेशी आंदोलन चलाया जाए लेकिन सिर्फ बंगाल में चलाया जाए और सिर्फ विदेशी जो वस्तुएं हैं उनका ही बहिष्कार किया जाए।
लेकिन यहाँ पर जो गरम दल था वह क्या चाहता था कि पूरे देश भर में स्वदेशी आंदोलन को चलाया जाए, इसके अलावा बहिष्कार भी किया जाए विदेशी वस्तुओं का और सरकार को पूर्ण रूप से असहयोग भी किया जाए। ये किसका कहना था? ये आपके कांग्रेस के गरम दल का कहना था। और इन दोनों में ज़्यादा फेमस कौन रहा? तो वो रहा आपका गरम दल का जो पूरा कार्यक्रम चला वह काफ़ी फेमस रहा। और धीरे धीरे आगे चलकर इनमें मतभेद इतने बढ़ जाते हैं कि 1907 में सूरत का जब सेशन होता है तो दोनों धड़े अलग हो जाते हैं। उसकी भी कहानी हम जानेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अधिकतर नरमपंथी नेता थे। ऑप्शन है आपके पास: ए ग्रामीण क्षेत्रों से, बी शहरी क्षेत्रों से, सी ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र दोनों से, या फिर ऑप्शन डी पंजाब से। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी शहरी क्षेत्रों से। तो देखिए जो नरमपंथी नेता थे यानी कि मॉडरेट्स जो थे कांग्रेस में, वो अधिकतर आपके शहरी क्षेत्रों से थे। और यदि हम उनकी बात करें तो वे कहाँ? तो देखिए जो एक काफ़ी अच्छा खासा वर्ग था जिसमें बहुत पढ़े लिखे लोग आते थे, जैसे कि जमींदार हो गए, वकील हो गए, पत्रकार या और जो बड़े बड़े लोग थे, उस प्रकार के लोग कांग्रेस के नरम दल में थे। जबकि यदि हम बात करें तो इनका एक तो जो आम जनता थी उससे कोई खास संपर्क नहीं था, कोई खास लगाव नहीं था। इसलिए आप यदि देखेंगे तो कांग्रेस के शुरुआत में आपको चीज़ें या उनका जो उद्देश्य है वो कहीं भी आपको ऐसा नहीं दिखेगा जो आम जनता से जुड़ता हुआ हो। वो सिर्फ वकीलों, जमींदारों या उच्च वर्ग के लोगों से संबंधित ही दिखेगा। लेकिन जो गरम दल था उसमें आपके मिडिल क्लास के लोग ज़्यादा थे, किसान थे, और जो सामान्य मिडिल क्लास था उस तबके के लोग वहाँ पर गरम दल में जुड़े हुए थे। अब देखिए यहाँ पर हम इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए उदारवादी राजनीति या राजनीतिक भिक्षावृत्ति के युग में अधिकांश नरमपंथी नेता यथा दादा भाई नेरोजी कौन कौन थे? तो देखिए दादा भाई नेरोजी थे, इसके अलावा फिरोज शाह मेहता थे, दिनशा वाचा थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे आदि शहरी क्षेत्रों से संबंधित थे। इस काल में कांग्रेस पर समृद्धशाली मध्य वर्गीय बुद्धिजीवियों का, जिनमें वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, पत्रकार, साहित्यिक व्यक्ति सम्मिलित थे, उनका अधिकार था। उपाधियां और बड़े बड़े पद इन लोगों के लिए आकर्षण रखते थे। कांग्रेस में आने वाले ये प्रतिनिधि बड़े बड़े नगरों से आते थे और जनसाधारण से इनका कोई संपर्क नहीं था। इसके अलावा देखिए क्या होता था, तो शुरुआत में कांग्रेस का सिर्फ 2-3 दिन की मीटिंग होती थी पूरे साल भर में। तो ये लोग पार्ट टाइम पॉलिटिशियन भी इन्हें बोला जाता था, यानी कि पूर्ण रूप से राजनीतिक नहीं करते थे, सिर्फ पार्ट टाइम पॉलिटिशियंस थे। यह चीज़ भी हम जब आपकी सब्जेक्ट की क्लासें लेंगे तो वहाँ पर इन पर काफ़ी डिटेल में हम चर्चा करेंगे और काफ़ी जो स्टोरीज़ हैं उनके माध्यम से इन चीज़ों को जानेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया? ऑप्शन है आपके पास: ए एस.एन. बनर्जी, बी अरविंद घोष, सी फिरोज शाह मेहता, या फिर ऑप्शन डी दादा भाई नेरोजी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी दादा भाई नेरोजी। तो देखिए इसीलिए क्या है, आप जो कांग्रेस का नरम दल है उसको भी इग्नोर इतिहास में नहीं किया जा सकता। उनका भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। कैसे? तो सबसे पहले उन्होंने देखिए एक राष्ट्रीय लेवल की उन्होंने सोच रखी, राष्ट्रीय स्तर की, पूरे देश को एक करने की। इसके अलावा उन्होंने सबसे पहले लोगों को यह चीज़ समझाई कि किस प्रकार से अंग्रेज जो हैं भारत को लूट रहे हैं, यहाँ का पैसा विदेश में जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा योगदान था यहाँ पर किसका? नरम दल के नेताओं का। अब देखिए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं तो दादा भाई नेरोजी। दादा भाई नेरोजी ने भारत के लिए स्वशासन या स्वराज की मांग वर्ष 1904 में इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस में, कहाँ पर? तो देखिए इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस में पहली बार रखी थी। वर्ष 1905 में कांग्रेस के कहाँ बनारस अधिवेशन के अपने संदेश में भी स्वशासन यानी सेल्फ गवर्नमेंट या सेल्फ गवर्नेंस की बात कही थी। और 1906 में कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षीय भाषण में स्वराज की मांग उन्होंने रखी थी। तो देखिए आपको याद रखना है 1904 से लगातार भारत को स्वशासन यानी कि स्वराज या सेल्फ गवर्नेंस की डिमांड कौन कर रहा था? तो वो थे दादा भाई नेरोजी। सबसे पहले उन्होंने कहाँ करी? तो 1904 में इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस का आयोजन किया गया
वहाँ पर उन्होंने यह डिमांड रखी। फिर 1905 में कांग्रेस के बनारस सेशन या बनारस अधिवेशन में, 1906 में जब वे अध्यक्ष बनते हैं कांग्रेस के अधिवेशन के, तो वहाँ भी उन्होंने अपने भाषण में स्वराज का जिक्र किया था और उसकी मांग रखी थी। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन उग्रपंथी नहीं था, यानी कि गरम दल का नेता कौन नहीं था। ऑप्शन है आपके पास, ए बाल गंगाधर तिलक, बी मदनलाल, सी ऊधम सिंह, या फिर ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो देखिए गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं वे नरम दल के नेता थे, उसका प्रतिनिधित्व करते थे और उनमें सर्वोच्च नेता गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, ये ही लोग थे नरम दल में। हम जानते हैं लाल बाल पाल यानी कि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, ये तीनों कौन थे, ये तीनों गरम दल के नेता हुआ करते थे। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पर यदि हम गोपाल कृष्ण गोखले की बात करें तो देखिए गोपाल कृष्ण गोखले उदारवादी खेमे यानी कि मॉडरेट लीडर थे और वे समभाव और मृदु न्यायप्रियता में विश्वास करते थे। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि देश का पुनरुद्धार उत्तेजना के बवंडरों में नहीं हो सकता। वे साधन और साध्य दोनों की पवित्रता में विश्वास रखते थे। अब अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन उग्र राष्ट्रवाद के उल्लेखनीय नेताओं में से नहीं था। ऑप्शन है, ए गोपाल कृष्ण गोखले, बी विपिन चंद्र पाल, सी लोकमान्य तिलक, या फिर ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए गोपाल कृष्ण गोखले। ये क्या थे, ये आपके नरम दल के नेता थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन उग्र राष्ट्रवादी नेता नहीं था, यानी कि इनमें से नरम दल का नेता बताना है। ऑप्शन है आपके पास, ए विपिन चंद्र पाल, बी बाल गंगाधर तिलक, सी लाला लाजपत राय, या फिर ऑप्शन डी जीके गोखले। तो देखिए ये हम अभी पहले ही किया हमने, उत्तर क्या है, ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न है, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया। तो देखिए ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसने कांग्रेस पर जो है प्रार्थना, याचना और विरोध यानी कि कहीं ना कहीं भिक्षावृत्ति का आरोप लगाया, या उनका कहना था कि आप लोग राजनीति नहीं, आप लोग राजनीतिक भिक्षावृत्ति करते हैं। तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं, ए लाला हरदयाल, बी बाल गंगाधर तिलक, सी सुभाष चंद्र बोस, या फिर ऑप्शन डी सरदार भगत सिंह। तो देखिए यह किसका कहना था, यह कहना था बाल गंगाधर तिलक का। ऑप्शन नंबर बी बाल गंगाधर तिलक इसका सही उत्तर होगा। तो देखिए यदि हम बात करें तो क्या होता है, जब स्वदेशी आंदोलन चल रहा होता है उस समय कांग्रेस में गरम दल और नरम दल में काफ़ी मतभेद हो गए थे। इसके अलावा यदि हम बात करें तो वहाँ पर क्या हुआ, जो गरम दल था उनका वर्चस्व देश में काफ़ी उभर कर आया जब आपका क्या चल रहा था, स्वदेशी आंदोलन। इसके बाद में जब इसमें नेता कौन कौन थे, तो देखिए बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, अरविंदो घोष, ये इसके क्या थे, मुख्य नेता थे। और इन्होंने स्वराज का नारा दिया कि हमें स्वराज ही लेना है। इसके अलावा इनका कहना था कि जो नरम दल के नेता हैं ये क्या करते हैं, तो ये राजनीतिक भिक्षावृत्ति करते हैं। ये अपने ही देश में जो चीज़ हमारी है उसी के लिए भीख मांग रहे हैं कि हमें दे दीजिए, जबकि वह चीज़ हमें हक से लेनी है कि ये चीज़ हमारी है और यह हमारे पास रहेगी, ये इनका कहना था। अब देखिए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। तो वर्ष 1906 के बाद भारतीय राजनीति में कांग्रेस के अंदर उग्रवादी दल यानी गरम दल के उदय के साथ साथ देश में क्रांतिकारी उग्रवादी दलों का आविर्भाव हुआ। उग्रवादी विचारधारा के 4 प्रमुख नेता थे। कौन कौन थे, तो देखिए बाल गंगाधर तिलक, 3 तो लाल बाल पाल हो गए, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष। अरविंद घोष जो हैं भारत में जो क्रांतिकारी आंदोलन चलता है, रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट, उसके जनक कहे जाते हैं। इन नेताओं ने स्वराज्य प्राप्ति को ही अपना लक्ष्य बनाया। उन्हें उदारवादी नेताओं की तरह संवैधानिक दायरे के अंदर अपनी मांगें मंगवाने में विश्वास नहीं था। तिलक ने कहा था, हमारा उद्देश्य आत्मनिर्भरता है, भिक्षावृत्ति नहीं, यानी कि हमें सेल्फ डिपेंडेंट बनना है, आत्मनिर्भर ना कि भिक्षुक बनना है। उन्होंने कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था, यानी कि जो हमने आपको बताया क्या, तो
राजनीतिक भिक्षावृत्ति का आरोप बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस पर लगाया था। अगला प्रश्न देखते हैं, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय, विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था? ऑप्शन है आपके पास, ए बाल गंगाधर तिलक, बी मोहम्मद अली जिन्ना, सी एस.सी. बोस या फिर ऑप्शन डी एनी बेसेंट। तो देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है, कांग्रेस की प्रार्थना और याचना की नीति अंततोगत्वा समाप्त हो गई। ऑप्शन है ए अरविंद घोष के नेतृत्व में, बी बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में, सी लाला लाजपत राय के नेतृत्व में या फिर ऑप्शन डी महात्मा गांधी के नेतृत्व में। और ये आपसे यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है। तो देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, जब आपका स्वदेशी आंदोलन चलता है या उससे पहले भी जो भारत के लोग थे वो यह चीज़ अब उन्हें दिखने लगी थी कि जो कांग्रेस का नरम दल है उसकी जो आवेदन, निवेदन, प्रार्थना पत्र, ज्ञापन देने की जो नीति है वह कोई कार्य नहीं कर रही है। और इससे क्या हो रहा था, कांग्रेस में अंदर ही अंदर भी एक असंतोष पैदा हो रहा था, जिसके तहत क्या हुआ, गरम दल, जो कांग्रेस के कुछ युवा लोग थे उन्होंने गरम दल के वो नेता बन गए कांग्रेस में, और उन्होंने अपनी जो नीतियां थीं, जैसे कि वहाँ पर बहिष्कार करना, असहयोग करना, इन नीतियों को अपनाना चालू किया। और ये नीति धीरे धीरे जो है काफ़ी फेमस हुई। और आगे जाकर जब हम देखेंगे तो महात्मा गांधी जब आते हैं तो अंतर बस यही है कि महात्मा गांधी ने जो चीज़ें उनके आने से पहले भारत में सोची गई कि ऐसा किया जाए, ऐसा किया जाए, उन चीज़ों को प्रैक्टिकली महात्मा गांधी ने यहाँ पर अप्लाई किया और उन्होंने देश को आज़ाद कराया। अब देखिए यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए कांग्रेस नेतृत्व की आवेदन निवेदन नीति की असफलता ने देश के अंदर और खुद कांग्रेस के अंदर असंतोष पैदा किया। ब्रिटिश सरकार द्वारा लगातार कांग्रेस के प्रति अपनाई जाने वाली उपेक्षापूर्ण नीति ने कांग्रेस के युवा नेताओं जैसे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल को अंदर से आंदोलित किया। इन युवा नेताओं ने उदारवादी नेताओं की राजनीति को क्या कहा, राजनीतिक भिक्षावृत्ति में कोई विश्वास नहीं जताया। उन्होंने स्वराज्य प्राप्ति को अपना मुख्य लक्ष्य बताया था एवं बाल गंगाधर तिलक इस विचारधारा के अग्रदूत थे। उनके नेतृत्व में कांग्रेस की प्रार्थना और याचना की नीति समाप्त हो गई थी। वहाँ पर क्या होता था, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या था, तो वह बहिष्कार की नीति और इसके अलावा क्या था, वहाँ पर असहयोग की नीति अपनाई जा रही थी। तो ये वहाँ पर किसके नेतृत्व में हो रहा था, बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था बेगिंग इंस्टीट्यूट कहा था? ऑप्शन है आपके पास, ए यहाँ पर ऑप्शन ए दिया गया है, बी.सी. पाल ने यानी विपिन चंद्र पाल ने, बी बाल गंगाधर तिलक ने, सी अरविंद घोष ने या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, विपिन चंद्र पाल ने कांग्रेस को क्या कहा था, भीख मांगने वाली संस्था यानी कि बेगिंग इंस्टीट्यूट। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया, यानी कि जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन था उसमें गर्मपंथी जो थे उनका महत्व कब बढ़ा या उनके अंडर में चीज़ें कब सही आने लगी, उनका प्रभाव कब बढ़ा? तो देखिए इसके ऑप्शन हैं, ए 1906 के बाद, बी 1909 के बाद, सी 1914 के बाद या फिर ऑप्शन डी 1919 के बाद। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 1906 के बाद, जो कि हमने पूरी चर्चा की थी कि किस प्रकार से आपका स्वदेशी आंदोलन होता है बंगाल विभाजन के विरोध में। और उस आंदोलन में जो है गरम दल की जो नीति थी वो काफ़ी फेमस हुई लोगों के बीच में। और इस प्रकार से जो गरम दल था, गरमपंथी थे, उनका प्रभाव भारतीय राजनीति में या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो था उसके वर्चस्व में आता है 1906 के बाद। और 1907 में तो सूरत स्प्लिट के तहत क्या होता है, कांग्रेस के गरम दल और नरम दल अलग हो जाते हैं और उसके बाद जो है जो गरम दल था वो वापस से नीचे जाना स्टार्ट कर देता है। कांग्रेस पूरी ही नीचे जाना प्रारंभ कर देती है और फिर बाद में जाकर के लखनऊ अधिवेशन जब होता है 1916 में, वहाँ पर ये दोनों एक होते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं।
तो वर्ष 1906 के बाद भारतीय राजनीति में कांग्रेस के भीतर गरम दल का प्रभाव बढ़ा। गरम दल का नेतृत्व प्रमुख कांग्रेसी नेता बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल तथा अरविंद घोष ने मिलकर किया। इन नेताओं ने अपना मुख्य लक्ष्य क्या बनाया था? स्वराज। और तिलक ने क्या नारा दिया था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। फिर देखिए आगे क्या होता है। जब तिलक 1907 में जब सूरत स्प्लिट होता है, तिलक और जो गरम दल के नेता थे उनको कांग्रेस से बाहर कर दिया जाता है। उसके बाद जब काफ़ी अरसे बाद तिलक वापस लौटते हैं कांग्रेस में, गरम दल जुड़ता है कांग्रेस से लखनऊ अधिवेशन में, तो वहाँ पर तिलक से पूछा जाता है कि आपके स्वराज्य की परिभाषा क्या है, क्योंकि तिलक कभी उसकी परिभाषा नहीं बताते थे, सिर्फ इतना ही कहते थे कि स्वराज्य चाहिए। तो लोगों ने पूछा आखिर आप स्वराज्य से आपका अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा क्या है? तो वहाँ पर तिलक ने कहा कि मेरी सिर्फ इतनी परिभाषा है कि हम ब्रिटिश रूल के अंडर ही रहें, लेकिन यहाँ की जो चीज़ें हैं उन्हें हम संभालें। तो पूर्ण रूप से ब्रिटिश से आज़ाद होने का उनका अर्थ नहीं था। यह चीज़ भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? ऑप्शन है आपके पास ए अरविंद घोष, बी दादा भाई नेरोजी, सी गोपाल कृष्ण गोखले या फिर ऑप्शन डी सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। अरविंद घोष जो हैं वे कांग्रेस के गरम दल से संबंधित थे। यदि हम बात करें किसकी, आपके अरविंद घोष की, तो देखिए ये बंगाल में जो क्रांतिकारी थे उनके अग्रदूत थे। इसके अलावा जो भारत में जब क्रांतिकारियों का उदय होता है, यानी कि रिवॉल्यूशनरी पीरियड जब आता है, तो उसका भी जनक अरविंद घोष को ही माना जाता है। ये काफ़ी एक क्रांतिकारी व्यक्ति थे। इसके अलावा यदि हम बात करें तो अरविंद घोष जो हैं ये अलीपुर षड्यंत्र जो केस हुआ था, अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस, उसके अंदर इन्हें गिरफ्तार भी किया गया था। लेकिन बाद में क्या होता है, एक इनका ही साथी था जो इनके खिलाफ में गवाही देने जा रहा था, तो बाकी क्रांतिकारियों ने पकड़कर क्या किया, उसे मार दिया और इस प्रकार से वे जेल से छूटे। लेकिन बाद में फिर ये क्रांतिकारी आंदोलनों से अलग हो गए और पौंडीचेरी में रहने लगे। वहाँ पर इन्होंने अपना सन्यासी जीवन बिताया था। अब देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं अरविंद घोष की। तो देखिए अरविंद घोष कांग्रेस के उग्रवादी विचारधारा अथवा गरम पक्ष के नेता थे। वे गरम दल के 4 स्तंभ जो थे उनमें से एक थे। इसके अलावा देखिए 1893 से 94 में अपने एक लेख में उन्होंने कहा था कि कांग्रेस श्रमिक वर्ग से दूर, आगे देखते हैं तो देखिए श्रमिक वर्ग से दूर है, अराष्ट्रवादी है और पूर्णतया असफल रही है तथा इसकी शासकों के अप्रसन्न होने के भय से स्पष्ट ना कहने की नीति को उन्होंने कायरता की संज्ञा दी। उनके अनुसार कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है। वर्ष 1908 में पुलिस द्वारा मणिकतल्ला उद्यान में छापा मारा गया। यहाँ पर क्या था, तो यहाँ पर क्रांतिकारियों की बम बनाने की फैक्ट्री थी। आगे जब हम क्रांतिकारी आंदोलन पढ़ेंगे तब वहाँ पर यह आएगा और फिर जब सब्जेक्ट की क्लास होगी तो वहाँ पर काफ़ी स्टोरीज हम सुनेंगे। इसके अलावा वहाँ पर 39 लोगों को गिरफ्तार किया गया जिनमें अरविंद घोष भी थे और उन सभी के ऊपर अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस, अलीपुर षड्यंत्र केस के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया। अरविंद घोष को 1 वर्ष की सजा हुई, किंतु बाद में साक्ष्य के अभाव में उन्हें छोड़ दिया गया। जो अभी आपको बताया था कि उनके साथी को मार दिया जो उनके खिलाफ गवाही देने जा रहा था। कालांतर में वे क्रांतिकारी क्रियाकलापों से अलग होकर एक सन्यासी बन गए और कहाँ चले गए, पौंडीचेरी में चले गए थे। तो ये कहानी है किसकी, अरविंद घोष की। तो देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है कि इन्होंने कांग्रेस के लिए क्या कहा था कि कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है स्टेटमेंट देकर कि यह कथन किसका था। तो इस प्रकार से कुछ चीज़ें यहाँ पर आपको याद रखनी होंगी। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक उग्रवादी था? ऑप्शन है आपके पास ए फिरोज शाह मेहता, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी विपिन चंद्र पाल या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका सही उत्तर है विपिन चंद्र पाल, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता था, यानी कि गरम दल का नेता आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। ऑप्शन क्या है, ए बाल गंगाधर तिलक, बी दादा भाई नेरोजी, सी एमजी रानाडे या फिर ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो देखिए बहुत ही आसान प्रश्न है और उत्तर क्या है, ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक।
अगला प्रश्न देखते हैं। शेर पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर थे? ऑप्शन है ए राजगुरु, बी भगत सिंह, सी लाला लाजपत राय या फिर ऑप्शन डी उधम सिंह। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, लाला लाजपत राय जो हैं उन्हें आप शेर पंजाब के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर भगत सिंह से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कौन थे शेर पंजाब? लाला लाजपत राय। और इसके अलावा इन्हें आप किस नाम से भी जानते हैं? शेर पंजाब और पंजाब केसरी। किस नाम से? पंजाब केसरी के नाम से भी आप लाला लाजपत राय को जानते हैं। तो यह भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादियों से नहीं जुड़ा था? तो देखिए यहाँ पर वही प्रश्न रिपीट हो रहा है और सीधे उत्तर देखते हैं। ऑप्शन डी लाला लाजपत राय, लाल बाल पाल और अरविंद घोष, 4 नाम आपको याद रखने हैं गरम दल के। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से किस एक को लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था? अब देखिए ये आपके लिए एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो कि काफ़ी अलग भी है। ऑप्शन देखते हैं। ए गौरीबोल्डी को, बी विवेकानंद को, सी दादा भाई नेहरू जी को या फिर ऑप्शन डी मेजनी को। तो देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी मेजनी। मेजनी कौन था? तो इटली का एक क्रांतिकारी था। इसकी जीवनी भी लिखी है किसने? लाला लाजपत राय ने। तो यह भी हमें याद रखना है। इसके अलावा देखिए अब यहाँ पर हम चर्चा करें तो लाला लाजपत राय ने इटली के क्रांतिकारी और इटली के राष्ट्रपिता कौन? मेजनी के जीवन वृत्त को पढ़ने के बाद उन्हें अपना राजनीतिक गुरु माना तथा बाद में उन्होंने मेजनी की उत्कृष्ट रचना दी ड्यूटीज़ ऑफ मैन का उर्दू में अनुवाद भी किया। तो देखिए एक फैक्ट यह भी आपको याद रखना है। सबसे पहले तो लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु किसको माना? मेजनी को। और उनकी मेजनी की जो एक पुस्तक है दी ड्यूटीज़ ऑफ मैन, उसको क्या किया? तो उसको उन्होंने वहाँ पर क्या किया था? उसका उन्होंने उर्दू में अनुवाद भी किया था। अगला प्रश्न है, उन्होंने मेजनी, गैरीबोल्डी, शिवाजी तथा श्री कृष्ण की जीवनी लिखी। वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे तथा वे केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए। तो यहाँ पर आपसे उन व्यक्ति के बारे में पूछा जा रहा है। ऑप्शन है आपके पास ए अरविंद घोष, बी विपिन चंद्र पाल, सी लाला लाजपत राय या फिर ऑप्शन डी मोतीलाल नेहरू। और देखिए यह आपसे यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है। तो देखिए यदि आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पर आपको मेजनी का नाम दिखेगा और मेजनी से कौन प्रभावित था? लाला लाजपत राय। अब यदि आपको बाकी चीज़ें नहीं भी पता हैं तो भी आप इस प्रश्न को कर सकते हैं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी लाला लाजपत राय। अब देखिए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं लाला लाजपत राय की। तो देखिए लाला लाजपत राय जो हैं उन्होंने जीवनियाँ लिखी थी किसकी? एक तो गैरीबोल्डी की लिखी और मेजनी की लिखी। इसके अलावा स्वामी दयानंद सरस्वती से वे प्रभावित थे। श्री कृष्ण, शिवाजी, इन सभी के बारे में उन्होंने लिखा था। और जो एक हमें याद रखना है कि उनकी पुस्तकें कौन सी हैं। तो देखिए पुस्तकों का नाम भी आपको याद रखना है। तो उनकी पुस्तक थी अनहैप्पी इंडिया। लाला लाजपत राय की पुस्तक का नाम क्या है? अनहैप्पी इंडिया। ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा वे अमेरिका में रहे 6 महीने के दौरान और साथ साथ में यदि हम बात करें तो जो केंद्रीय सभा थी उसके भी सदस्य वे निर्वाचित हुए थे। अब देखिए यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए पंजाब केसरी के नाम से प्रसिद्ध भारतीय स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय वर्ष 1907 में 6 माह के निर्वासन के दौरान कुछ समय के लिए अमेरिका में रहे और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत वापस लौटे। राजनीतिज्ञ के साथ साथ वे ओजस्वी लेखक भी थे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण, शिवाजी, स्वामी दयानंद सरस्वती, मेजनी और गौरीबोल्डी की संक्षिप्त जीवनियाँ भी लिखी हैं। इसके अलावा अनहैप्पी इंडिया जो अभी आपको बताई थी और द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। तो देखिए 2 पुस्तकें हैं। एक तो हम सभी जानते हैं अनहैप्पी इंडिया और दूसरी क्या है? द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन, यानी कि यहाँ से जब उन्हें निर्वासित किया गया भारत से तो उसकी कहानी उन्होंने इसमें लिखी है। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं आपको याद रखने हैं लाला लाजपत राय के बारे में। अब अगला प्रश्न देखते हैं।
कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला किसने कहा था? तो देखिए यह भी आपसे एक स्टेटमेंट पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन है ए लाला लाजपत राय, बी बाल गंगाधर तिलक, सी गोपाल कृष्ण गोखले और डी बिपिन चंद्र पाल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। लाला लाजपत राय जो थे उन्होंने कांग्रेस के जो अधिवेशन या सम्मेलन हुआ करते थे उनको क्या कहा था? शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला, क्योंकि वो लोग 2-3 दिन के लिए मिलते थे, वहीं पर पूरे साल भर की चीज़ों को 2-3 दिन में ही डिस्कस करते थे और फिर वहीं उन्हीं पर पिटीशन वगैरह लिखकर भेज दिया करते थे। इसके अलावा कोई और काम वहाँ नहीं होता था। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब देखिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन मध्यम मार्गी नहीं था? ऑप्शन है आपके पास ए गोपाल कृष्ण गोखले, बी बाल गंगाधर तिलक, सी एओ ह्यूम या फिर ऑप्शन डी मदन मोहन मालवीय। तो देखिए हम जानते हैं गर्मपंथी थे कौन? बाल गंगाधर तिलक। तो इसका उत्तर भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बाल गंगाधर तिलक, जो कि क्या थे आपके? वे थे आपके गर्म दल के नेता, ना कि आपके क्या बोलते हैं मध्यम मार्गी या फिर उदारवादी। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक स्वदेशी के समर्थक थे? ऑप्शन है आपके पास ए अरविंद घोष, बी फिरोज शाह मेहता, सी दादा भाई नेहरूजी या फिर ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। तो देखिए हम सभी जानते हैं कि स्वदेशी के समर्थक कौन थे? जो गर्म दल के नेता थे। और यहाँ पर गर्म दल के कौन हैं? तो वो हैं आपके ऑप्शन नंबर ए अरविंद घोष। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए अरविंद घोष यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें तो बंगाल विभाजन के विरोध में चलाए गए स्वदेशी आंदोलन के, अभी आगे हम इस पर क्वेश्चंस करेंगे अलग से, स्वदेशी आंदोलन पूरा एक चैप्टर है, कि अरविंद घोष प्रमुख नेता थे। इस आंदोलन के अन्य प्रमुख नेता कौन कौन थे? लाला लाजपत राय कहाँ? पंजाब में, बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र में और बिपिन चंद्र पाल बंगाल में। ये सभी इसके कौन थे? प्रमुख नेता थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। भारतीय अशांति के जनक यानी कि फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसे कहा गया है? ऑप्शन है आपके पास ए एओ ह्यूम, बी दादा भाई नेहरूजी, सी लोकमान्य तिलक या फिर ऑप्शन डी महात्मा गांधी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है। और किसने कहा था? तो वैलेंटाइन शिरोल ने ऐसा कहा था। तो देखिए किसके द्वारा, आपको नाम भी यहाँ पर याद रखना है, किसने? तो देखिए वैलेंटाइन शिरोल के द्वारा बाल गंगाधर तिलक को क्या कहा गया था? भारतीय अशांति का जनक कहा गया था। उसने जो एक पुस्तक थी वैलेंटाइन की, उसमें उसने उन्हें क्या कहा था? भारतीय अशांति का जनक कहा था। और जब तिलक को यह पता चला तो वो उस पर मानहानि का मुकदमा चलाने के लिए कहाँ पर चले गए थे? इंग्लैंड। उस मुकदमे को वो हार गए थे, परंतु ये एक बहुत ही क्या बोलते हैं हिस्ट्री में आपके काफ़ी इम्पोर्टेंट एक घटना है। अब देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें तो देखिए तिलक सेवा और बलिदान में विश्वास करते थे, उनमें सरकार की सत्ता को चुनौती देने का साहस था। यही उन्हीं के प्रयत्नों का परिणाम था कि कांग्रेस सरकार की प्रशंसा करने वाली संस्था से बदलकर सरकार की आलोचक संस्था बन गई थी। एंग्लो इंडियन नौकरशाही उन्हें विद्रोही समझती थी। और वैलेंटाइन शिरोल जो था, देखिए यहाँ पर अभी आपको बताया था वैलेंटाइन शिरोल उसने उन्हें भारत में अशांति का जन्मदाता यानी कि फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, यह भी आपको लिख कर दे सकता है। तो देखिए क्या कहते हैं इन्हें? फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। तिलक ने शिरोल पर, जैसा कि हमने आपको बताया, मानहानि का मुकदमा चलाया और उसके लिए वे कहाँ गए? इंग्लैंड गए। वे मुकदमा तो हार गए लेकिन इसका काफ़ी उचित प्रभाव रहा था। अगला प्रश्न देखते हैं, बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा था? ऑप्शन है आपके पास ए
लॉर्ड कर्जन, बी विंसेंट स्मिथ, सी वैलेंटाइन शिरोल या फिर ऑप्शन डी हेनरी कॉटन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी वैलेंटाइन शिरोल जो था उसने बाल गंगाधर तिलक को क्या कहा था, अशांति का जनक कहा था, जिस पर फिर केस करने के लिए बाल गंगाधर तिलक कहाँ जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं। केस वे हार जाते हैं लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण ये घटना रही थी। अगला प्रश्न है, किसने कहा था तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं? ऑप्शन है आपके पास ए वी शिरोल, बी लुई फिशर, सी वेब मिलर या फिर ऑप्शन डी लॉर्ड रीडिंग। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए वी शिरोल यानी कि वैलेंटाइन शिरोल। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है? ऑप्शन है ए बाल गंगाधर तिलक को, बी गोपाल कृष्ण गोखले को, सी सुभाष चंद्र बोस को या फिर ऑप्शन डी महात्मा गांधी को। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए बाल गंगाधर तिलक को। अगला प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक को सजा के पश्चात निम्नलिखित में से किसने दया की वकालत की थी और कहा था संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है? अब देखिए यह आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं, ए रविन्द्रनाथ टैगोर, बी मैक्स मुलर, सी विपिन चंद्र पाल या फिर ऑप्शन डी विलियम जोन्स। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी मैक्स मुलर। मैक्स मुलर जो था बहुत ही एक विद्वान व्यक्ति रहा है पूरे इतिहास में। उन्होंने जब बाल गंगाधर तिलक को सजा सुनाई गई थी उसके बाद उन्होंने कहा था उनके पक्ष लेते हुए बाल गंगाधर तिलक का कि संस्कृत के एक विद्वान हैं उनके और उस रूप में मेरी दिलचस्पी है बाल गंगाधर तिलक में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। अगला प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाने जाने लगे जब? ऑप्शन है ए वे एक लोकप्रिय शिक्षक बने, बी उन्होंने एक लोकप्रिय अखबार शुरू किया, सी सरकार ने उन्हें रैंड मर्डर केस में अभियुक्त बनाया, ऑप्शन डी उन्हें शिवाजी और गणपति उत्सव शुरू किया या फिर ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो देखिए यहाँ पर आपका उत्तर होगा ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। ऐसा क्यों? तो देखिए बाल गंगाधर तिलक जो हैं वे अपनी नीतियों के कारण उन्हें जो उनके कार्य थे उनके कारण उन्हें लोकमान्य की उपाधि दी गई थी, ना कि उनके किसी कार्य के कारण। यानी कि कोई उन्होंने ऐसी घटना नहीं थी जिसके बाद में, जैसे कि हम बात करें तो आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल को बारडोली सत्याग्रह के बाद में सरदार कहा जाने लगा, लेकिन यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक की जो नीतियाँ थी उनके कारण उन्हें लोकमान्य कहा गया था। तो यह आपको याद रखना है। अब देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें तो ब्रिटिश सरकार ने बाल गंगाधर तिलक को पुणे के असिस्टेंट कलेक्टर रैंड की हत्या के मामले में अभियुक्त बनाया। तिलक को दोषी पाया गया और उन्हें 18 माह की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। जब वे जेल से बाहर आए तो वे एक राष्ट्रीय नायक, नेशनल हीरो के रूप में उभरे। इस तरह किसी एक घटना ने नहीं बल्कि जो हम कह रहे थे राष्ट्रवादी कार्यों के बाद तिलक को लोकमान्य कहा जाने लगा था। अब यदि यहाँ पर यह ऑप्शन ना हो तब आप कह सकते हैं कि रैंड मर्डर केस के बाद में, तो वहां पर आपको ये चीज याद रखनी होगी। अगला प्रश्न देखते हैं, 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सजा स्वतंत्रता संग्राम के किस उग्रवादी नेता को दी गई थी? ऑप्शन है आपके पास, ए विपिन चंद्र पाल, बी बाल गंगाधर तिलक, सी लाला लाजपत राय या फिर ऑप्शन डी अरविंद घोष। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी बाल गंगाधर तिलक को। कब? 1908 में। क्यों? क्योंकि केसरी जो उनका समाचार पत्र था उसमें वे जो लेख निकाला करते थे उनको राष्ट्र विरोधी मानकर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया और उन्हें 6 वर्ष की सजा दी गई थी और सजा देकर कहाँ भेज दिया था? बर्मा उन्हें भेज दिया था। अब देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें तो वर्ष 1908 में बाल गंगाधर तिलक को केसरी में प्रकाशित लेखों के आधार पर राजद्रोह का मुकदमा चलाकर 6 वर्ष के कारावास की सजा देकर मांडले जेल बर्मा, तो देखिए जेल का नाम भी आपको याद रखना है, कौन सी जेल है? मांडले जेल। कहाँ? बर्मा, वहाँ पर भेज दिया गया था। ये भी आपको याद रखना है। अब यदि हम बात करें तो देखिए जो केसरी अखबार निकाला करते थे बाल गंगाधर तिलक, उसमें उनके लेख जो थे वे पूर्ण रूप से जो कांग्रेस का नरम दल था
उसको क्रिटिसाइज करते थे, और जो अंग्रेज सरकार थी यहाँ पर उसके विरोध में वे काफ़ी कड़ी उसकी आलोचना करते थे। तो इसलिए उन्हें एक राजद्रोह के केस में फंसा करके उन पर केस लगाया गया और उन्हें 6 वर्ष की जेल की गई। और कहाँ भेजा गया? मांडले जेल, बर्मा में उन्हें भेजा गया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई। ऑप्शन है ए 5 वर्ष की, बी 6 वर्ष की, ऑप्शन सी दिया गया है 7 वर्ष की, या फिर ऑप्शन डी 8 वर्ष की। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 6 वर्ष की। कहाँ रखा गया था? तो देखिए वह भी आपको याद रखना है। कहाँ पर? मांडले जेल। कहाँ? मांडले जेल। कहाँ पर है? तो मांडले जेल, बर्मा। यह भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर में उग्रवादी विचारधारा को निम्नलिखित में से कौन सा एक निरूपित करता है, यानी कि उनकी विचारधारा को कौन सा सही रूप से यहाँ पर दर्शाता है। ऑप्शन देखते हैं। ए, आयातित वस्तुओं पर देशज वस्तुओं को प्रश्रय देकर देशज वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ावा देना। बी, सांविधानिक साधनों एवं याचिकाओं के स्थान पर आक्रामक साधनों से स्वशासन प्राप्त करना। सी, देश को आवश्यकता अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा प्रदान करना। या फिर ऑप्शन डी, सैनिक विद्रोह द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध भारत राज परिवर्तन संगठित करना। और देखिए यह आपसे यूपीएससी प्रीलिम्स में भी पूछा जा चुका है और एक अच्छा क्वेश्चन भी है। तो देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें तो उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सांविधानिक साधनों एवं याचिकाओं के स्थान पर आक्रामक साधनों से स्वशासन प्राप्त करना। तो देखिए हमने शुरुआत में ही बात की थी कि आपके जो गरम दल और नरम दल थे उनमें सबसे बेसिक अंतर आपको याद रखना है कि जो नरम दल था वह प्रार्थना पत्र, याचिका, ज्ञापन इनकी राजनीति करता था, लेकिन गरम दल जो था वो इन चीज़ों का विरोध कर क्या था, बहिष्कार और असहयोग की जो विचारधारा थी उसको अपनाता था। ये उनका बेसिक अंतर था। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है कि उग्रवादी विचारधारा को कौन सा निरूपित करता है? तो कौन सा करता है कि याचिकाओं और इन सभी की जगह पर आक्रामक साधन होने चाहिए, हड़ताल होनी चाहिए या फिर बहिष्कार होना चाहिए, असहयोग होना चाहिए, इस प्रकार से। तो यहाँ पर देखिए ए और बी में कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन यदि आप कंसेप्चुअल तरीके से देखेंगे तो उत्तर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए यहाँ पर हम इसकी बात करते हैं। तो देखिए जहाँ उदारवादी दल संवैधानिक आंदोलन में, अंग्रेजों की न्याय प्रियता में, वार्षिक सम्मेलनों में भाषण देने में, प्रस्ताव पारित करने में और इंग्लैंड में शिष्टमंडल भेजने में विश्वास करता था, वहीं दूसरी ओर उग्रवादी दल आक्रामक प्रतिरोध में, सामूहिक आंदोलन में तथा आत्म बलिदान के लिए दृढ़ निश्चय में विश्वास रखता था। इनके लिए स्वराज का अर्थ विदेशी नियंत्रण से पूर्ण स्वतंत्र था, जबकि उदारवादी दल के स्वराज का अर्थ साम्राज्य के अंदर औपनिवेशिक स्वशासन था। ये आपको यहाँ पर याद रखना है इन दोनों के बारे में। तो एक बेसिक जो कंसेप्ट है वो आपको यहाँ पर ध्यान से समझना है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए, इसका कारण था। ऑप्शन है ए, उन पर सर सैयद अहमद खां का प्रभाव। बी, उग्रवादी नेताओं का मुस्लिम विरोधी दृष्टिकोण। सी, मुस्लिम आकांक्षाओं के प्रति उदासीनता का भाव। या फिर ऑप्शन डी, उग्रवादियों की हिंदू अतीत का राग अलापने की नीति। और देखिए यह भी आपसे यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है और एक अच्छा प्रश्न है। तो देखिए इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उग्रवादी जो थे यानी कि आपके जो गरम दल के लोग थे वे हिंदू अतीत का राग अलापते थे। यानी कि यहाँ पर कहना क्या चाहता है इस ऑप्शन में कि जो आपके गरम दल के नेता थे वे विशेष बल देते थे हिंदू अतीत पर, यानी कि वे जैसे कि गणेश जयंती बनाना प्रारंभ किया बाल गंगाधर तिलक ने, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं एक हिंदू मुस्लिम डिफरेंस क्रिएट हो गया उस चीज़ से। इसके अलावा यदि हम बात करें तो देखिए अरविंद घोष थे, वो हिंदू धर्म को काफ़ी अपने आंदोलन में आगे रखते थे। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या हुआ, तो यहाँ पर धीरे धीरे जो मुस्लिम लोग थे वो आपके उग्रवादी दल जो सोच थी या जो गरम दल था उससे ना जुड़कर वे नरम दल के साथ जुड़े रहे। तो यहाँ पर देखिए अब हम बात करते हैं तो भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए क्योंकि उग्रवादी नेता
हिंदू अतीत को वापस लाने की बात करते थे। अब देखिए वहाँ जो चीज़ आज तक चले आ रही है, जब दो धर्म होते हैं तो कहीं ना कहीं उनके बीच में डिफरेंसेस होंगे, तो वही चीज़ यहाँ पर थी। अरविंद घोष ने कहा स्वतंत्रता हमारे जीवन का उद्देश्य है और हिंदू धर्म ही हमारे इस उद्देश्य की पूर्ति करेगा। यानी कि कहीं ना कहीं जो दूसरे धर्म हैं उनको वो लोग नेग्लेक्ट कर रहे थे, तो इसलिए जो बाकी के धर्म थे, खासकर मुस्लिम धर्म या मुस्लिम समुदाय गरम दल के साथ नहीं जुड़ा। और राष्ट्रीय एकता एक धर्म है और वह ईश्वर की देन है। तो ये आपको एक चीज़ और याद रखनी है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कथन है ए, बाल गंगाधर तिलक सांप्रदायिकतावादी थे और कारण दे रखा है आर, उन्होंने धर्म का राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी है ए तथा आर दोनों सही हैं परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी है ए सही है परंतु आर गलत है। और ऑप्शन डी दिया गया है ए गलत है परंतु आर सही है। तो देखिए यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए गलत है परंतु आर सही है। बाल गंगाधर तिलक सांप्रदायिकतावादी थे, तो देखिए यह आपका गलत है। हमने अभी चर्चा करी थी कि उन्होंने कई अपने प्रोग्राम्स चलाए थे, जैसे कि उन्होंने हम बात कर रहे थे, उन्होंने आपके गणेश महोत्सव बनाना प्रारंभ किया, इसके अलावा शिवाजी जयंती बनाना, मतलब कहीं ना कहीं उन्होंने एक हिंदू धर्म की ओर विशेष बल दिया। अब देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें तो तिलक सांप्रदायिकतावादी नहीं थे, वे प्रथम राष्ट्रवादी नेता थे जिन्होंने जनता से निकट का संबंध स्थापित करने का प्रयत्न किया और इस दृष्टि से वे महात्मा गांधी के अग्रगामी थे। इस उद्देश्य से उन्होंने अखाड़े, लाठी, क्लब, गोहत्या विरोधी सभाएं स्थापित की। उन्होंने महाराष्ट्र में शिवाजी महोत्सव तथा गणपति पर्व आरंभ किया। जो आज हम गणेश जयंती बनाते हैं इतने धूमधाम से, वो किसने प्रारंभ की थी? वह आपके बाल गंगाधर तिलक की प्रारंभ की गई थी, ताकि जनता में राष्ट्र सेवा की भावना जागे। इस प्रकार उन्होंने धर्म का राजनीतिक अस्त्र के रूप में तो प्रयोग किया, परंतु इसका उद्देश्य सांप्रदायिकतावादी नहीं बल्कि जन जागरण था। तो देखिए आपको याद रखना है, कम्युनलिज्म यहाँ पर उनका प्रोपेगेंडा नहीं था। कहीं भी वे ऐसा नहीं चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम दोनों अलग हो जाएं या कुछ ऐसा, बल्कि उन्हें ऐसा लगता था कि ये तो जब मेले आयोजित होंगे, लोग आपस में मिलेंगे, उनमें जन भावना पनपेगी। उनका उद्देश्य यह था, लोगों को अलग करना नहीं था। लेकिन देखिए वही है कि हर जगह अलग अलग सोच के लोग होते हैं और उन्हीं अलग अलग सोचों से थोड़े थोड़े डिफरेंस वहाँ पर क्रिएट हुए और आगे बहुत ज़्यादा भी बढ़ गए। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किया था। ऑप्शन है ए बीजी तिलक ने, बी एमजी रानाडे, सी विपिन चंद्र पाल या फिर ऑप्शन डी अरविंद घोष ने। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए बाल गंगाधर तिलक ने। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र के गणपति उत्सव का ऐसा कायाकल्प किया कि वह एक राष्ट्रीय उत्सव हो गया और उसका स्वरूप राजनीतिक हो गया? ऑप्शन है ए रामदास, बी शिवाजी, सी महादेव गोविंद रानाडे या फिर ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, बाल गंगाधर तिलक ने जो है गणेश उत्सव या गणेश जयंती को मनाना प्रारंभ किया। और उनका उद्देश्य आपको याद रखना है क्या था? जो जन जागरण करना या लोगों में आपस में एक जन भावना पैदा करना उनका उद्देश्य था। लेकिन इन चीज़ों ने थोड़ा बहुत सांप्रदायिकता का भी रूप लिया, जो उनका उद्देश्य नहीं था, लेकिन उसका एक बाई प्रोडक्ट के रूप में वह चीज़ सामने आई। तो ये थे आपके सारे प्रश्न किसके ऊपर? जो गरम दल और नरम दल थे उनके ऊपर। अगली वीडियो में हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वो होगा भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। उसके हम सारे क्वेश्चंस को करेंगे और उस चैप्टर को भी पूरा करेंगे। जो फर्स्ट फेज है क्रांतिकारी आंदोलन का, वहाँ पर हम उसे पूरा करेंगे। फर्स्ट फेज और सेकंड फेज दोनों को हम उसी एक उसमें पूरा कर लेंगे।